Today, the second part of the lesson we are going to start here, that is from the Gandhian era. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था किस तरीके से महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं तो उन्होंने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश की, एंड व्हाट वर द टेक्निक इज यूज्ड बाय हिम टू मोटिवेट, शो ahimsa, non-violence. So there were so many things that he used on that time to motivate the Indian toward the nationalism. तो उसी के आगे लेसन में जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ और चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हमें पढ़ना होगा, और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आज आपको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ताकि आप इस फ्रीडम को जो आज आपके पास है उसकी वैल्यू को समझ सको। देश ऐसे नहीं बनता, देश बनता है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से। देश ऐसे नहीं बनता, देश बनता है लोगों से, देश बनता है मेहनत से। और उन लोगों ने जिन्होंने आजादी के लिए इतनी हार्डवर्क किया, इतना मेहनत किया, अपना खून बहाया, उसके बाद जाकर हमारे को आजादी मिली है। तो उस आजादी को हमें समझना पड़ेगा, उस आजादी को हमें समझना पड़ेगा, उस आजादी को हमें जीना पड़ेगा, उस आजादी को हमें अपने पास रखना पड़ेगा। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन क्रांतिकारियों का जिसको आतंकवादी तक कहा गया है, उन्होंने जो बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, उसको मिट्टी में नहीं मिलने देगा। हमें उसके लिए संविधान को जिंदा रखना पड़ेगा, हमें उसके लिए इंडिया को जिंदा रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसको 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट था क्या, अंग्रेज ये रॉलेट एक्ट लेके क्यों आए, तो इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, हमने क्या देखा था कि महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे 1915 के अंदर। 1914 में चल रहा था आपका वर्ल्ड वार, ठीक है, और अंग्रेजों ने हमसे बोला था कि अगर आप, ठीक है, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे, भारत के सैनिक, भारत के लोग, भारत के सभी लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टियां अगर हमारा वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेगी तो वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद हम इंडिया को बहुत सारे रियायतें देंगे, छूट देंगे, जैसे हिंदुस्तानी चाहते वैसा करेंगे। हमने उनकी हेल्प की, हमने उनकी मदद की, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स लड़े, अंग्रेजों की तरफ से लड़े, बट आफ्टर फिनिशिंग द वर्ल्ड वार उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं किया। जो प्रोमिसेस किए थे उसको पूरी तरीके से हटा दिया, बल्कि उल्टा और फाउंडेशन लगा दी। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने बड़ी तगड़ा आंदोलन चलाया, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, चाहे वो चंपारण का केस हो, खेड़ा का केस हो, जहां हर जगह ब्रिटिशियर्स के खिलाफ महात्मा गांधी खड़े थे। भारत के लोगों के अंदर एक एग्रेशन उठ रहा था कि किस तरीके से हमें अपनी फ्रीडम को लेना है, हमें अपनी आजादी को लेना है। तो इस जनता की इस आवाज को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट बनाया 1919 में। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या? रॉलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया था। तो क्या था? रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके एजेंसीज को अथॉरिटी दे दी गई थी कि अगर आपको किसी भी हिंदुस्तानी व्यक्ति पे किसी भी तरीके का शक है कि वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिविटीज को क्रिएट कर रहा है, या वो उसमें भागीदारी लेने की कोशिश कर रहा है, या लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सीधे गिरफ्तार कर सकते हो, और गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में शक के बिहाफ पे रख सकते हो, टेररिज्म एक्ट के अंदर, और वो भी बिना किसी ट्रायल के, यानी कि उसका केस किसी भी अदालत या जज के सामने नहीं जाएगा। ठीक है,
तो अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट लाया था उसका मेन पर्पस यही था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भारत के अंदर बगावत के सुर उभर रहे थे उसको पूरी तरीके से कुचल दिया है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, रॉलेट एक्ट को फिर से समझ लो। 2 साल की जेल, शक के आधार पे कोई अदालत में केस नहीं जाएगा, पुलिस वाले आपको सीधे जेल में डाल देंगे और आपके ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा टेररिज्म का, उग्रवाद का, आतंकवाद का। बस केवल इस बिहाफ पे अगर आपने भारत माता की जय बोल दिया, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद बोल दिया। आज तो आप प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के खिलाफ बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, झंडे को जला देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद भी हिंदुस्तान खराब। जरा वो दौर सोचिए कैसा था अगर आज का दौर खराब है। ठीक है, तो इसको ब्लैक एक्ट कहा महात्मा गांधी ने बोला इस तरीके से हमारी आजादी छीन ली जाएगी, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, हमारे पास बचा क्या। तो उसके लिए फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसको हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करें। इसी साल एक दूसरा इंसिडेंट होता है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। सबको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा ऐसा कांड है जिसको मतलब हम भूले भी नहीं भूल सकते। द इनोसेंट पीपल दे वर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन, विमेन, मैन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को। ये है पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग जो हादसा हुआ था, अमृतसर के अंदर, और ये नियर गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है वहां पे, यानी अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर अमृतसर, और अमृतसर के अंदर यहाँ पे गोल्डन टेम्पल, उसी के आसपास का कहीं कहीं जलियांवाला बाग है। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, बैसाखी का फेस्टिवल है, लोग फसल काट के, जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके उस पे उसको मनाया जाता है। तो बैसाखी का मेला लगता है, बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए जाते हैं। उत्तर भारत के अंदर क्या होता है, मकर संक्रांति का मेला लगता है, कुंभ लगता है, इस तरीके से बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आपको तो पता है इंडिया है, फेयर का क्रेज होता है, बहुत सारे लोग वहां पे जा रहे थे। उसी जगह पे एक छोटा सा गार्डन था, बाग था, जिसके अंदर कुछ लोग शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है। उस वक्त 2 नेता, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाया हुआ था, आंदोलन कर रहे थे, जनता को जगा रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे कि क्या चीज है, अंग्रेजी सरकार हमसे क्या चाहती है, हमें क्या करना है। तो रॉलेट एक्ट का विरोध चल ही रहा था, ये लोग भी पंजाब में सक्रिय थे, तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट में थे, और ये लोग एक तरीके से वहां पे लीड कर रहे थे। तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, रॉलेट एक्ट के तहत, और इनको डाल दिया जेल के अंदर। जब जनता को पता लगी तो कुछ लोग वहां पे इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, इनको छुड़ाने के लिए, पुलिस पे प्रेशर बनाने के लिए बाद में भाषण दे रहे थे। तो जब जाहिर सी बात, आप देखो हमारे देश के अंदर कहीं शादी ब्याह होता है, कुछ लोग खड़े होते, बहुत सारे लोग चले जाते, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही देख के जब भीड़ थोड़ी सी थी, लोग आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, और पूरा का पूरा बाग भर गया। ठीक है, और वहां पर सही बातें हो रही थी कि अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, हमें क्या करना है, हमारे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, मतलब इस इश्यू के बारे में डिस्कशन हो रहा था। जनता तो वैसे जानती नहीं सब कुछ। उसी खबर लगती है, पुलिस वाले आते हैं, और उनके जो लीडर थे जनरल डायर, पार्क में घुसने का एक छोटा सा गेट था, उस गेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, और जनरल डायर आते ही फायर का ऑर्डर दे देते हैं, गोलियां चलने लगती है, लोग जान बचाने के लिए दो तरफ भागते हैं, कोई तरफ भाग रहा है, कोई तरफ भाग रहा है, लोगों को गोलियां लग रही है, एक कुआं है उसमें बहुत सारे लोग कूद जाते हैं जान बचाने के लिए, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को जब ये बात पता चलती है तो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और इस तरीके से फिर से एक मूवमेंट चलाया जाता है पूरे देश के। तो ये था आपका जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने अपने बात में कहा कि भाई मुझे आदेश ऐसा मिला था कि हमारे यहाँ पे कुछ फौजियों ने हमला कर दिया, इसलिए मैं वहां पे गया था, इवन और तोप लेके भी गया था, दो तोप लेके गए थे, तोप से उड़ा देंगे,
पर जो गली थी बहुत पतली थी तो जा नहीं पाया। ठीक है, फिर उसने अपने सीनियर को फोन किया और बताया, तो सीनियर ने उसका सपोर्ट किया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्रिटिसिज्म हुआ, कई बार उसको हटाया गया, डिसमिस किया गया, प्रमोट किया गया, और लास्ट में उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद फिर उसको इंडिया से वापस भेज दिया। फिर था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और बाकी जो अपडेट्स होगी, आगे के टॉपिक्स होंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।